जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं रहता, जो हमेशा तक रहता है वो आसानी से नहीं मिलता। इसी मोटिवेशनल कोट से आपका स्टडीग्राम चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हमने उपसर्ग प्रत्यय के बारे में पिछले वीडियो में बिल्कुल डिटेल से चर्चा की है, तो आज हम प्रत्यय उपसर्ग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो हर किसी भी एग्जाम में हिंदी व्याकरण के उपसर्ग प्रत्यय से बनने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं उस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है कि प्रत्युत्पन्नमति में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? प्र, प्रत्यु या फिर प्रति या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है प्रति। प्रत्युन्मति में प्रति उपसर्ग लगा है। प्रति क्या हो जाएगा? उपसर्ग है और उत्पन्नमति एक मूल शब्द है और इसको अगर इसी शब्द को हम जोड़ेंगे तो क्या सार्थक शब्द निकलेगा? प्रत्युत्पन्नमति। तो ये पूछा था प्रत्युत्पन्नमति में उपसर्ग बताना था, तो ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? तो आचार में हम कौन सा उपसर्ग लगाएंगे जिसका अर्थ जुल्म हो जाए? दूर, अति, अन, निर। तो इसका सही आंसर होगा अति। यानी आचार में हम अति उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो जिसका अर्थ हो जाएगा जुल्म। तो अति जमा आचार क्या हो जाएगा? अत्याचार। तो अत्याचार शब्द का प्रयोग करने से क्या हो जाएगा? अत्याचार का अर्थ होता है जुल्म। तो अति जमा आचार बराबर क्या हो जाएगा? अत्याचार। अत्याचार। तो अत्याचार का अर्थ होता है जुल्म। तो यही पूछा है किसका अर्थ जुल्म होगा? तो अति उपसर्ग लगाएंगे तो अत्याचार बन जाएगा जिसका अर्थ जुल्म हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रतिकूल में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? प्रति, परि, परा या फिर प्र। तो इसका सही आंसर होगा प्रति। प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग लगा है। कुल क्या है? मूल शब्द हो जाएगा, प्रति उपसर्ग हो जाएगा, इसलिए पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए दूसरा अगला प्रश्न है, अस्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का हम प्रयोग करेंगे? तो अस्पृश्य का पहले अर्थ जान लेते हैं कि अस्पृश्य का अर्थ क्या होता है। तो अस्पृश्य का अर्थ होता है जो छूने योग्य हो। तो हमें इसका विलोमार्थक बनाना है, तो इसका सही आंसर होगा अ। यानी अस्पृश्य में हम अ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो विलोमार्थक बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? अ जमा अस्पृश्य। तो क्या हो जाएगा? अस्पृश्य। तो अस्पृश्य का अर्थ होता है जो छूने योग्य न हो। स्पृश का अर्थ होता है जो छूने योग्य, और अस्पृश का हम अ उपसर्ग लगा देंगे तो बन जाएगा अस्पृश, यानी जो छूने योग्य न हो। तो यहाँ पर अ उपसर्ग लगा देंगे तो इसलिए आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए दूसरा प्रश्न है कि व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? तो व्यवस्था में कौन सा उपसर्ग लगाएंगे? अ, परि, आ या फिर अप। तो इसका सही आंसर होगा अ। यानी व्यवस्था में हम अ उपसर्ग का प्रयोग कर देंगे तो उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा। तो पहले व्यवस्था था उसमें अ लगा दें तो अव्यवस्था बन जाएगा, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? विपरीत, उल्टा बन जाएगा। तो ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, गमन शब्द को विपरार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो गमन में किस शब्द का प्रयोग किया जाए? तो आ उपसर्ग का हम प्रयोग करेंगे तो विपरार्थक बन जाएगा। तो पहले गमन का क्या अर्थ होता है? गमन मतलब होता है जाना, लेकिन हम जहाँ आ लगा देंगे तो आगमन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आगमन, है ना। आगमन, आगमन का अर्थ होता है आना, गमन का अर्थ होता है जाना। तो यहाँ आ उपसर्ग का प्रयोग कर देंगे तो यह विपरीत बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा, तो इसलिए आगमन हो जाएगा। तो ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, दोषहर्ता में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया? तो प्रत्यय अब बताना है। हर लगेगा, हर्ता लगेगा, हत लगेगा या फिर हारी लगेगा? तो दोषहर्ता में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही आंसर होगा हर्ता। दोष एक मूल शब्द हो जाएगा, हर्ता क्या है? प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? लाभदायक में, अपनापन में, उपकार में या फिर पढ़ाई में? तो इसका सही आंसर होगा उपकार में शब्द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि लाभदायक में देखिए कोई भी उपसर्ग नहीं लगा, लाभ कोई उपसर्ग नहीं होता, अपनापन में भी कोई अपना उपसर्ग नहीं है, पढ़ाई में भी कोई पढ़ना उपसर्ग नहीं है, लेकिन उपकार में क्या है? उपसर्ग लगा, इसलिए ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल सही होगा। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? धुंधला में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया? ला का, धुंध का, धू का या फिर कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ला प्रत्यय का प्रयोग किया गया। धुंध क्या है? मूल शब्द हो जाएगा, लेकिन हम ला प्रत्यय का प्रयोग कर देंगे तो क्या बन जाएगा? धुंधला। तो वही पूछा था
इसमें ला प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? जादूगर में, नगर में, अगर मगर में या फिर सागर में? तो किसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ? इसका सही आंसर होगा जादूगर में। जादूगर में देखिए गर प्रत्यय का प्रयोग हुआ क्योंकि जादू क्या एक मूल शब्द हो जाएगा। देखिए हम इसमें गर प्रत्यय लगा दिए तो जादूगर बन जाएगा, सार्थक शब्द बन जाएगा। लेकिन नगर में कोई भी प्रत्यय का प्रयोग, क्योंकि नगर में देखिए नगर खुद एक मूल शब्द है, अगर मगर भी एक मूल शब्द है, सागर भी आपका मूल शब्द है। तीनों में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन जादूगर में गर प्रत्यय का प्रयोग हो तो जादूगर बन गया। इसलिए पहला वाला बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का हम प्रयोग करेंगे? तो शुद्ध में हम कौन सा स्त्रीवाचक प्रत्यय का प्रयोग करें? आ का, ई का, इक का या फिर ए का? तो इसका सही आंसर होगा आ का। तो शुद्ध में हम क्या जोड़ेंगे? आ जोड़ेंगे तो वो स्त्रीवाचक बन जाएगा। विशुद्ध लिखा है, इसी में हम आ प्रत्यय, आ उपसर्ग का माफ कीजिएगा, आ प्रत्यय का प्रयोग कर देंगे तो क्या बन जाएगा? सूता बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये पहले शुद्ध था, पुरुषवाचक शब्द था, अब हमको स्त्रीवाचक बनाना है शुद्ध का, तो सूता बन जाएगा। आ प्रत्यय का हम प्रयोग कर देंगे तो हो जाएगा सूता। चलिए अगला प्रश्न है कि अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो अनुज में हम क्या जोड़ेंगे? ई का, ई का, इक का या फिर आ का? तो अनुज में भी हमको स्त्रीवाचक बनाना है तो हम आ प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो अनुज था, उसमें हम आ प्रत्यय लगा दिए तो क्या बन जाएगा? अनुजा बन जाएगा, तो स्त्रीवाचक शब्द बन जाएगा। तो आ प्रत्यय बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? सर्वनाम के साथ, विशेषण के साथ, क्रिया के साथ या फिर संज्ञा के साथ? तो कृदंत में क्रिया प्रत्यय के साथ ये जुड़ते हैं, क्योंकि देखिए कृदंत में भी देखिए क लिखा है, क्रिया में भी क लिखा है, ऐसे याद हो जाएगा ट्रिक से छोटी सी कि कृदंत में भी क शब्द आ रहा है, क्रिया में भी क आ रहा है। तो कृदंत के साथ क्रिया या धातु के साथ जुड़ते हैं, लेकिन जो तद्धित प्रत्यय होता है वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ जुड़ते हैं, कृदंत में क्रिया के साथ जुड़ते हैं। तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाए उसको क्या कहेंगे? अव्यय कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे या फिर समास कहेंगे? तो क्या कहेंगे? जो अंत शब्द के अंत में जोड़ा जाए तो उसको हम प्रत्यय कहेंगे ना। अगर ये पूछता है कि जो धातु या शब्द के पहले जोड़ा जाए तो उसको उपसर्ग कहेंगे, लेकिन यहाँ अंत पूछा है तो प्रत्यय होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? पराजय में, प्रभाव में, ओढ़ना में या फिर अपवाद में? तो इसका सही आंसर होगा ओढ़ना में उपसर्ग नहीं लगा है, क्योंकि पराजय में परा उपसर्ग लगा है, प्रभाव में भी प्र उपसर्ग लगा है, अपवाद में भी अप उपसर्ग लगा है, लेकिन ओढ़ना में ओ कोई उपसर्ग नहीं होता, तो नहीं पूछा, तो इसलिए ऑप्शन तीसरा वाला ओढ़ना बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि संस्कार में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? सम, सन, सम या फिर सन? सही आंसर होगा सम। संस्कार में सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया। इसी शब्द को हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सम, इसमें हलंत का प्रयोग होगा, सम जमा कार। तो सम क्या है? उपसर्ग हो गया, तो सम कार, कार एक मूल शब्द है तो संस्कार बन जाएगा, तो संस्कार एक सार्थक शब्द हो जाएगा, तो संस्कार में सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया। तीसरा वाला बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि पुरोहित में भी कौन सा उपसर्ग लगा है? पूरा लगा है, पुरस लगा है, पुरा लगा है या फिर पुर लगा है? तो पुरोहित में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो पूरा लगा है, पुरः जमा हित। तो इसको हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पुरः जमा हित। तो पूरा आपका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि चिरायु में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा प्रयुक्त उपसर्ग है? ची, चिर, आयु या फिर यु प्रत्यय? तो चिरायु में क्या उपसर्ग लगा है? तो चिर लगा है। तो कैसे बनेगा? चिरायु को हम शब्दों को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? चिर जमा आयु, तो क्या बन जाएगा? चिरायु। तो चिर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? वि, विज्ञ, अन, फिर या फिर ज्ञान? इसका सही आंसर होगा वि उपसर्ग का प्रयोग किया गया। ज्ञान एक मूल शब्द है, इसमें हम वि का उपसर्ग का प्रयोग कर दिए तो क्या बन जाएगा? विज्ञान, एक सार्थक शब्द बन गया। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ करते हैं? शब्द के आदि आरंभ में, शब्द के मध्य में, या इनमें से कोई नहीं, या फिर शब्दों के अंत में? तो उपसर्ग का प्रयोग हम शब्द के आदि या आरंभ में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न, कौन से शब्द में अ प्रत्यय नहीं बना है? राघव में, ममत्व में, लाघव में या फिर वासुदेव में? तो इसका सही आंसर होगा ममत्व में, क्योंकि देखिए राघव में अप्रत्यय निकल के आ रहा है, लाघव में भी अप्रत्यय निकल के आ रहा है, वासुदेव में भी अप्रत्यय निकल के आ रहा है, लेकिन ममत्व में क्या है? मम जमा त्व। ममत्व को हम तोड़ेंगे तो निकलेगा मम जमा त्व। तो इसमें त्व प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पूछा अ प्रत्यय किसमें नहीं लगा है, तो ऑप्शन बी ममत्व में त्व प्रत्यय लगा, तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द सही नहीं है? सामाजिक, पारिवारिक, पारिवारिक, धार्मिक, ऐतिहासिक। सही आंसर होगा पारिवारिक, क्योंकि सामाजिक भी देखिए वर्तनी सही लिखी है, धार्मिक भी सही लिखा है, ऐतिहासिक भी सही है, लेकिन यहाँ ये गलत लिखा है, क्योंकि पारिवारिक नहीं होता, क्या होता है यहीं पे हम एक और मात्रा का प्रयोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पारिवारिक। यहाँ पे देखिए पारिवारिक में अगर हम आ की मात्रा का प्रयोग कर देंगे तो बिल्कुल सही वर्तनी का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पारिवारिक का सही लिखा है। तो इसमें नहीं पूछा था ना, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी पारिवारिक, यही गलत लिखा है और बाकी तीनों सही लिखा है। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द में ई प्रत्यय से बना है? हर्षित, कुंती, कहरा या फिर मारुति? तो इसका सही आंसर होगा मारुति में, क्योंकि हर्षित शब्द को हम तोड़ेंगे तो क्या होगा? हर्ष जमा इत, तो इसमें इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ये तो नहीं होगा। कुंती में प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया, कहरा में हरा प्रत्यय का प्रयोग किया गया, मारुति में देखिए छोटी की मात्रा लगी है, तो मारुत जमा ई है। अगर मारुति शब्द को तोड़ेंगे तो निकलेगा मारुत जमा ई, तो इसमें यही पूछा है कि इसमें छोटी प्रत्यय का प्रयोग किया गया, तो मारुति, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, त प्रत्यय शब्द का प्रयोग किसमें नहीं किया गया है? तो बचत में, खपत में, बढ़त में या फिर फलित में? सही आंसर होगा फलित में, क्योंकि बचत में भी देखिए त प्रयोग किया गया है, खपत में भी त है, बढ़त में भी त है, लेकिन फलित में क्या है? इसको हम शब्दों को तोड़ेंगे तो निकलेगा फल जमा इत, तो इसमें इत प्रत्यय का प्रयोग किया गया फलित में। किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया? इत प्रत्यय का, फल जमा इत, तो ये इसमें इत, तो इसमें ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो इसमें नहीं पूछा, तो इसलिए यही बिल्कुल सही उत्तर होगा, फलित में इत प्रत्यय का प्रयोग किया गया, बाकी इनमें सब में त प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 1 2 3 4। तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, तो इसलिए ऑप्शन दूसरा वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि वे प्रत्यय जो क्रिया में जुड़ते हैं उनको क्या कहेंगे? कृदंत, तद्धित, अ ब दोनों या फिर कोई नहीं? तो सही आंसर होगा कृदंत प्रत्यय, जो प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं उसको कृदंत करते हैं। क इसमें भी, क इसमें भी, इसलिए कृदंत प्रत्यय बिल्कुल सही आंसर है। अगला है, वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ जुड़े उनको क्या कहेंगे? तद्धित, कृदंत, अ ब दोनों या फिर कोई नहीं? तो इसमें संज्ञा सर्वनाम के साथ जोड़ा जा रहा है तो उसको हम तद्धित प्रत्यय कहेंगे, ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ठकुराइन शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? राइन का, आइन का, इन का या फिर कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा आइन में। ठकुराइन में अगर शब्दों को हम तोड़ेंगे तो निकलेगा ठाकुर जमा आइन, तो इसमें ऑप्शन बी आइन शब्द का प्रयोग किया गया है प्रत्यय का, तो इसलिए ऑप्शन बी वाला दूसरा वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा प्रत्यय भिन्न प्रत्यय है? निम्न में कौन सा भिन्न यानी अलग प्रत्यय बताना है? राजकीय है, शासकीय है, राष्ट्रीय है या फिर जातीय है? सही आंसर होगा राजकीय, क्योंकि राजकीय शब्द को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? राज, राज क्या एक मूल शब्द हो जाएगा, राज जमा कीय, तो क्या बन जाएगा? राजकीय, ठीक है। लेकिन शासकीय में क्या बनेगा? तो हम शासकीय शब्द को तोड़ेंगे तो शासक जमा ई हो जाएगा, तो यहाँ ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। राष्ट्रीय में राष्ट्र जमा ई का प्रत्यय होगा, तो जाति में भी जात जमा ई का प्रत्यय का प्रयोग होगा, तो यहाँ भिन्न बताना, तो राजकीय में की प्रत्यय का प्रयोग हुआ और सब में क्या ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसमें भी ई है, इसमें भी ई है और इसमें भी ई है, लेकिन इसमें राजकीय में की प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो ये बिल्कुल अलग है, इसलिए आपका ऑप्शन राजकीय बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न की रसिया, मुखिया, दुखिया में कौन सा प्रत्यय? या, आ या फिर इया? तो रसिया, मुखिया, दुखिया को हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? इसका मूल शब्द पहले निकलेगा रस, रसिया का मूल शब्द हो जाएगा रस, तो इसमें क्या निकला? इया प्रत्यय का प्रयोग हुआ है ना, तो इसका सही आंसर होगा इया। तो रसिया, मुखिया, दुखिया में इया प्रत्यय का प्रयोग हुआ, मुखिया में भी हम मुख मूल शब्द हो जाएगा
और दुखिया में भी क्या हो जाएगा, दुख एक मूल शब्द हो जाएगा। ये सब देखिए तीनों क्या है, रसिया, मुखिया, दुखिया में सब में मूल शब्दों का प्रयोग हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर यह प्रत्यय का प्रयोग कर देंगे तो रसिया बन जाएगा, मुखिया बन जाएगा, दुखिया बन जाएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो आपके प्रश्नों की श्रृंखला यही खत्म होती है और आपके कितने प्रश्न सही हुए हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।